कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से हिंदी नोवेल एक्सप्लेनर 1.0 द्वारा प्रस्तुत की गई है। इसमें वर्णित सभी पात्र, घटनाएं, परिस्थितियां पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित है। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, स्थान, घटनाएं या संस्था से पूरी तरह से संबंध नहीं है। ये समानता बस संयोगवश प्रतीत होती है, तो कृपया इसे मात्र एक संयोग ही समझे। इस कहानी में 18+ सामग्री, वयस्क विषय वस्तु शामिल हो सकती है जो केवल 18+ दर्शकों के लिए उपयुक्त है। हिंदी नवल एक्सप्लेनर 1.0 पर सारी कहानी मात्र काल्पनिक होती है। चलिए शुरू करते हैं। उसने नेविगेशन देखा तो पता चला कि यहाँ से बस मिल जाएगी। वो बस स्टॉप की तरफ बढ़ गया। कोई जल्दी नहीं है, थोड़े पैसे बच जाएंगे। योजक चिन्ह। बस धीरे धीरे चलती रही और उस एड्रेस पर पहुंच गई जो मास्टर ने दिया था, उसकी मंगेतर का एड्रेस। गोमती नगर, लखनऊ। बरसाती विलास। गेट पर सिक्योरिटी गार्ड ने अथर्व को रोक लिया। ये हाई एंड विला एरिया है, बिना परमिशन एंट्री नहीं है। अथर्व ने गुस्सा नहीं किया। उसने फ़ोन निकाला और मास्टर के दिए नंबर पर कॉल किया। फ़ोन घंटी बजी, लेकिन किसी ने नहीं उठाया। अब क्या करूं? थोड़ा सोचकर अथर्व ने उसी नंबर पर मैसेज कर दिया। नमस्ते, मैं अथर्व हूं। मास्टर के कहने पर आया हूं। सोसाइटी के गेट पर इंतजार कर रहा हूं। मैसेज भेजने के बाद अथर्व ने गेट के पास सीढ़ियों पर बैठ गया। उसने एक सिगरेट निकाली और जलाने लगा। आधी सिगरेट पी ही थी कि एक सफ़ेद BMW X7 सड़क से आई और गेट के पास रुकी। गेट खुलने का इंतजार था। ड्राइवर सीट पर एक खूबसूरत महिला थी, नीली कॉलरलेस शॉर्ट स्लीव ब्लेजर में। उसकी निगाह अथर्व पर पड़ी जो सीढ़ियों पर बैठा सिगरेट पी रहा था। उसकी नज़रों में ठंडक थी। तारा। अथर्व की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो उछलकर खड़ा हो गया। अरे, तुम मेरे पीछे आ गई। मुझे ठगना चाहती हो? अब मुझसे चिपकना चाहती हो? वो महिला थोड़ा सिकुड़ गई। उसने भौहें सिकुड़ी, आंखों में उलझन और सावधानी थी। हम मिले हैं, मुझे इग्नोर कर रही है। बहुत ज़्यादा हो रहा है। अथर्व उस जाने पहचाने चेहरे को देखता रहा। वो 2 कदम आगे बढ़ा, झुककर उसके करीब आया और धीमी आवाज में बोला, ईमानदारी से कहूँ तो मैंने पहले भी तुम्हारी छाती देखी थी, लेकिन वो गलती से हुआ था और तुम्हें बचाने के लिए था ना। एहसान मानने की बजाय अब मेरे पीछे पड़ गई हो। मैंने तो बता दिया है ना कि मेरी मंगेतर है। बदमाश। अथर्व अपनी बात खत्म भी नहीं कर पाया था कि उस खूबसूरत महिला के चेहरे का रंग बदल गया। उसने ठंडे स्वर में 2 शब्द कहे और एक्सीलेटर पर पैर रख दिया। गाड़ी तेजी से आगे बढ़ी, अथर्व को पीछे छोड़ते हुए गेट के अंदर चली गई। अथर्व स्तब्ध रह गया। बदमाश। उसने मुझे बदमाश बुलाया। सफ़ेद BMW X7 को जाते देख अथर्व को अचानक कुछ एहसास हुआ। तारा रेंज रोवर चलाती है, ये महिला BMW X7 चला रही है। तारा सस्पेंडर ड्रेस पहनती है, ये बिजनेस सूट में है। तारा चुलबुली है, शरारती है, लेकिन ठंडी नहीं। ये महिला बर्फ की तरह ठंडी है, उसकी आंखों में दूर दूर तक बर्फीलापन है। तारा के बाल लाल हैं, इसके काले। हे भगवान, मैंने इसे तारा समझ लिया। उसने एकदम अजनबी महिला से कह दिया कि उसने उसकी छाती देखी है। किसी भी औरत को गुस्सा आएगा। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने उसे बदमाश बुलाया। अब भागना ही ठीक है। बहुत शर्मनाक। अथर्व वहां से खिसकने ही वाला था कि फ़ोन बजा। वही नंबर जिस पर उसने पहले कॉल किया था और कोई नहीं उठा था। हेलो अथर्व बेटा, मैं दाऊजी बोल रहा हूँ। बगीचे में था, फ़ोन साथ नहीं था। तुम अभी गेट पर हो? योजक चिन्ह। दाऊजी के फ़ोन के बाद सिक्योरिटी गार्ड ने साधारण पहचान पंजीकरण करवाया और अथर्व को अंदर जाने दिया, लेकिन उसकी नज़रों में अजीब सा भाव था। अथर्व ने रिहायशी इलाके में प्रवेश किया और 16 नंबर का विला ढूंढ लिया। जैसे ही वो गेट पर पहुंचा, उसने एक तेज तर्रार बुजुर्ग को खड़े देखा जो उसे देखकर गर्मजोशी से मुस्कुरा रहा था। नमस्ते दाऊजी। अथर्व बेटा, जल्दी अंदर आओ, बहुत देर से इंतजार कर रहा था। दाऊजी ने ऊंची आवाज में गर्मजोशी से कहा और अथर्व को अंदर खींच लिया, जिससे उसकी घबराहट कुछ कम हुई। आरुषि। क्या ये उसकी मंगेतर का नाम है? अगर ये परिवार अमीर होने के बावजूद अहंकारी नहीं लग रहा था तो अथर्व ने राहत की सांस ली। दाऊजी ने बात काटी, मुझे दाऊजी बुलाओ। तुम आरुषि से शादी करने वाले हो, अब हम परिवार हैं। इतनी औपचारिकता मत करो। दाऊजी ने अथर्व का चेहरा देखा और चौंके, तुम्हें आरुषि का नाम नहीं पता? तुम्हारे मास्टर ने कुछ नहीं बताया? अथर्व ने शर्मिंदगी से जवाब दिया, उन्होंने सिर्फ एक फ़ोन नंबर छोड़ा था और कुछ नहीं बताया। दाऊजी हंसते हुए बोले, ये आदमी बिल्कुल भरोसेमंद नहीं है। आरुषि मेरी पोती है और तुम्हारी मंगेतर। उसका पूरा नाम आरुषि राठौर है। अथर्व को समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। आखिरकार वो अपने मास्टर और दाऊजी के बीच के रिश्ते के बारे में कुछ नहीं जानता था, नहीं इस सगाई की उत्पत्ति के बारे में। वो सिर्फ सिर हिलाकर चुप रह सकता था। अंदर जाकर दाऊजी ने नौकरों से अथर्व के लिए चाय बनवाई और फिर उन्होंने बातचीत शुरू की। दाऊजी अथर्व को बहुत अच्छी तरह जानते थे और उनकी बातों से ऐसा लगा कि वो अथर्व के स्पेशल फोर्स में रहने के बारे में भी जानते थे। वो अथर्व के प्रति बहुत उत्साही थे, उसे अपने पोते की तरह प्यार कर रहे थे। अथर्व को असहायता महसूस हुई। इस मास्टर ने उसकी सारी जानकारी बेच दी थी, लेकिन राठौर परिवार के बारे में एक शब्द भी नहीं बताया था, जिससे वो बहुत ही निष्क्रिय स्थिति में आ गया था। बातचीत के दौरान सीढ़ियों से नीचे आने की आवाज़ आई। दाऊजी ने मुड़कर मुस्कुराते हुए कहा, आरुषि, नीचे आ जाओ, अथर्व से मिलो। अथर्व ने सहज रूप से सिर घुमाया और फिर आरुषि को देखा जो ढीली टी शर्ट और शॉर्ट्स पहने सीढ़ियों पर खड़ी थी।
उनकी नज़रें मिलीं। ये वही है, ये वही खूबसूरत महिला निकली जो उसने अभी गेट पर देखी थी, जो तारा से बिल्कुल मिलती थी। ये असल में उसकी मंगेतर थी, आरुषि राठौर। कैसा संयोग है, मिलने से पहले ही उन्होंने एक दूसरे पर बहुत बुरा प्रभाव डाल दिया था। उसी समय आरुषि ने भी अथर्व को साफ देखा और उसके मुंह से निकल गया, तुम। अथर्व बहुत शर्मिंदा था, लेकिन उसने अपनी शर्मिंदगी दबाते हुए उसे नमस्कार किया, नमस्ते आरुषि जी। हम्फ। आरुषि की आंखों में ठंडक और घृणा कौंध गई। उसने एक ठंडी सांस ली और वापस ऊपर चली गई। दाऊजी हैरान और उलझन में दिखे। उन्होंने अथर्व की तरफ देखा और पूछा, अथर्व बेटा, तुम दोनों पहले से जानते हो? अथर्व ने शर्मिंदगी से जवाब दिया, अभी गेट पर हमारी मुलाकात हुई थी और एक गलतफहमी हो गई। मैंने आरुषि जी को नाराज कर दिया। दाऊजी को अचानक समझ आया, गलतफहमी हो गई। चलो साफ कर लेते हैं। तुम दोनों जवान हो, इसमें शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है। अथर्व ने एक पल सोचा और कहा, क्या मैं आरुषि जी से माफ़ी मांग सकता हूँ? अथर्व अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगने को तैयार था, क्योंकि ये गलतफहमी उसकी अपनी हरकतों से हुई थी। दाऊजी मुस्कुराए और बोले, थोड़ी देर बैठो, मैं ऊपर जाकर देखता हूँ। जवान लोग जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन थोड़ी समझाने से ठीक हो जाते हैं। दाऊजी ऊपर चले गए और अथर्व सोफे पर बैठा अजीब महसूस कर रहा था। उसने शुरू से ही इतनी गड़बड़ कर दी थी। आरुषि के दिल में उसकी छवि अब शून्य से भी नीचे होगी और शायद सगाई टूट जाएगी। अथर्व के अंदाजे के बीच दाऊजी और आरुषि फिर से साथ में नीचे आए। आरुषि फिर से अपने उसी ठंडे अंदाज में आ गई थी जो पहली मुलाकात में था। वो दाऊजी के पास बैठ गई और बिना एक शब्द बोले, बिना अथर्व की तरफ देखे, उनकी बातें सुनती रही। दाऊजी ने क्षमापूर्वक कहा, आरुषि हमेशा से स्वतंत्र और दूर रहने वाली रही है। अथर्व, कृपया उसे समझो। अथर्व ने जल्दी से हाथ हिलाया, नहीं नहीं नहीं, ये पूरी तरह से मेरी गलती थी आरुषि जी। मैं पहले बहुत अशिष्ट था, मुझे बहुत खेद है। आरुषि बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन दाऊजी की नज़रों के नीचे वो केवल एक ठंडा हम्फ कर सकी, जैसे अथर्व की माफ़ी स्वीकार कर रही हो। दाऊजी मुस्कुराए और बोले, अच्छा हुआ कि गलतफहमी दूर हो गई अथर्व। तुम्हारे मास्टर और मैंने बहुत पहले तुम्हारी शादी तय कर दी थी। आरुषि कई सालों से तुम्हारा इंतजार कर रही है। अब जब तुम आखिरकार लौट आए हो और तुम दोनों की उम्र भी हो गई है, तो और देर मत करो। कल ही जाकर शादी के कागजात कर लो। कल शादी के कागजात कर लो। अथर्व की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसकी नज़रों में हैरानी साफ झलक रही थी। मुझे आए हुए 1 घंटा भी नहीं हुआ और अब शादी के कागजात? ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। भले ही बड़ों ने मंगनी कर दी हो, लेकिन पहले थोड़ा तो मिलना जुलना चाहिए, रिश्ता समझना चाहिए, सही प्रक्रिया तो अपनानी चाहिए। अथर्व ने सहज रूप से आरुषि की तरफ देखा। उसने मन ही मन सोचा, आरुषि ने तो उसके बारे में बहुत बुरा इंप्रेशन बना लिया है। वो जरूर इस शादी का विरोध करेगी। लेकिन अथर्व को हैरानी हुई। आरुषि के होंठ जरूर फड़के, साफ दिख रहा था कि वो नाराज है, लेकिन उसने कोई आपत्ति नहीं जताई। मतलब वो मान गई। अथर्व बेटा, तुम्हें तो कोई एतराज नहीं? दाऊजी के सवाल ने अथर्व को सोच से बाहर निकाला। वो शर्मिंदा होकर हंसा, आरुषि जी और मैं अभी अभी मिले हैं, क्या ये थोड़ा जल्दी नहीं है? दाऊजी ने लापरवाही से कहा, जल्दी क्या है? तू 5 साल फौज में रहा। आरुषि ने तेरा 5 साल इंतजार किया। अब तुम दोनों की उम्र भी हो गई है। और वक्त मत बर्बाद करो। प्यार व्यार धीरे धीरे हो जाएगा। तू अच्छा लड़का है, मुझे पूरा भरोसा है कि तू आरुषि को दुखी नहीं करेगा। 5 साल? आरुषि ने मेरा 5 साल इंतजार किया है। अथर्व कुछ बोलने ही वाला था कि आरुषि ने अचानक कहा, दादू, मुझे अथर्व से अकेले में कुछ बात करनी है। दाऊजी एक पल रुके, फिर हंसते हुए बोले, हाँ हाँ, जवान लोगों को अकेले में बात करनी चाहिए। लेकिन आरुषि। दादू, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं कोई जल्दबाजी नहीं करूंगी। दाऊजी ने संतोष से सिर हिलाया, ठीक है बेटा, तुम दोनों जाओ बात करो। आरुषि ने अथर्व की तरफ देखा और कहा, चलो थोड़ी देर टहलते हैं। अथर्व भी आरुषि से बात करना चाहता था, इसलिए वो तुरंत मान गया, ठीक है। योजक चिन्ह। दोनों बाहर निकले और रास्ते पर चलते हुए एक आर्टिफिशियल झील के पास पहुंचे। आरुषि रुकी, मुनी और अथर्व को ठंडी नजरों से देखा। आरुषि ने सिर हिलाया, नहीं। अथर्व एक पल रुका, फिर स्वाभाविक रूप से सिर हिलाया, मुझे पता है। शायद अथर्व की इस शांत प्रतिक्रिया ने आरुषि की शत्रुता को कम कर दिया। उसके स्वर में थोड़ी नरमी आई, तुम इसे स्वीकार कर सकते हो? अथर्व ने हाथ फैलाए, उसकी मुस्कान शांत थी और चेहरा ईमानदार। कौन सी औरत नहीं चाहती कि उसका प्यार जोशीला और गहरा हो? अगर जोशीला और गहरा नहीं भी, तो कम से कम आपसी सहमति तो होनी चाहिए, न कि जबरदस्ती थोपा हुआ। जबरदस्ती का रिश्ता प्यास तो बुझा सकता है, लेकिन मीठा होना जरूरी नहीं। आरुषि के होंठ अनायास ही मुस्कुरा उठे। अथर्व की आखिरी बात पर वो हंसने लगी थी। आरुषि ने एक पल सोचा, मैं नहीं समझती कि दादू मुझसे तुमसे शादी करने की जिद क्यों कर रहे हैं। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, लेकिन दादू को निराश भी नहीं करना चाहती। अथर्व एक पल को उलझन में पड़ गया, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम चाहती हो कि मैं इस सगाई को ठुकराने की पहल करूं? अथर्व सच में उलझन में था, इसलिए उसने सीधे तौर पर कहा, आरुषि जी, मैं मानता हूं, तुम बहुत खूबसूरत हो, मेरी उम्मीद से कहीं ज़्यादा खूबसूरत। तुमसे शादी करना मेरे लिए बहुत बड़ी जीत होगी। लेकिन पत्नी ढूंढना सिर्फ खूबसूरती के बारे में नहीं है। सबसे जरूरी है कि हम दोनों राजी हों और हमारी बने, तुम्हें नहीं लगता? अब आरुषि उलझन में थी।
इसका क्या मतलब है? इस लहजे का मतलब है कि तुम मुझसे अब भी संतुष्ट नहीं हो। अथर्व ने आगे कहा, मेरा आरुषि जी को जबरदस्ती शादी के लिए राजी करने का कोई इरादा नहीं है। मेरे राठौर परिवार में आने का असल मकसद वो राजसी मुहर वापस लेना है जो मेरे मास्टर ने दाऊजी को दी थी। आरुषि की आंखें फैल गईं। राजसी मुहर? अथर्व ने सावधानी से पूछा। हाँ, मेरे मास्टर ने कहा था कि ये सगाई का प्रतीक था। क्या आरुषि जी को इसके बारे में पता है? आरुषि ने सिर हिलाया। मुझे पता है। वो राजसी मुहर मेरे दादू ने मुझे दे दी है। अथर्व बहुत खुश हुआ। आरुषि जी, चूंकि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती तो क्यों न तुम मुझे वो मुहर दे दो और मैं यहाँ से चला जाऊं। आरुषि स्तब्ध रह गई। फिर उसे बिना वजह शर्मिंदगी और गुस्सा आया। उसके चेहरे पर यह खुशी क्यों है? क्या वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता? उसे बस वो मुहर वापस चाहिए। मेरी तरफ उसका कोई आकर्षण नहीं है। आरुषि का गुस्सा देखकर अथर्व ने जल्दी से कहा, मुझे पता है कि जब मास्टर ने दाऊजी को वो मुहर दी थी तो उन्होंने तुम्हारे परिवार से कुछ पैसे भी लिए थे। ये हमारा एहसान है, मैं मानता हूँ। तुम कीमत बता दो, मैं जैसे ही पैसे कमा लूंगा तुम्हें वापस कर दूंगा, ठीक है? पैसे? आरुषि को अचानक बिना वजह गुस्सा आ गया। क्या मैं पैसे की वजह से गुस्सा हो रही हूँ? आरुषि ने चुपचाप दांत पीस लिए और ठंडे स्वर में कहा, नहीं, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। आरुषि जी, तुमने खुद कहा था कि तुम शादी नहीं करना चाहती, और खासकर मुझसे तो बिल्कुल नहीं। अथर्व काफी उलझन में था। क्या उसने कुछ गलत समझ लिया था, या फिर उसने कुछ सुन लिया था? आरुषि को शर्म और गुस्सा एक साथ आ रहा था। उसके दिमाग में तो ये आदमी एक बदमाश था जो औरतों की छाती घूरता है। वो उससे शादी नहीं करना चाहता और अब उसे खुद उससे शादी करने के लिए कहना पड़ रहा है। मेरे माता पिता जल्दी चले गए। मेरे दादू ने मुझे पाला। मैं उन्हें निराश नहीं करना चाहती, उन्हें दुखी नहीं देख सकती। इसलिए मैं तुमसे शादी करूंगी, एक औपचारिकता के तौर पर। अथर्व को अब समझ आया। उसकी आंखें फैल गईं। तुम्हारा मतलब एक फेक मैरिज? आरुषि ने हल्का सा सिर हिलाया। हाँ, सिर्फ नाम के लिए। अथर्व ने सहज रूप से आपत्ति जताई। ये नहीं हो सकता। मैं अभी भी शादी करना चाहता हूँ। एक बार ये कागजात हो गए तो मैं शादीशुदा आदमी बन जाऊंगा, और फिर मेरी बर्बादी हो जाएगी। आरुषि जी, तुम अपनी औलाद के फर्ज निभा रही हो, लेकिन मेरा तो इस नकली पति पत्नी वाले खेल में कोई फर्ज नहीं बनता। आरुषि ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, तुम्हें वो राजसी मुहर चाहिए ना? 3 महीने बाद मैं तुम्हें तलाक दे दूंगी और वो मुहर तुम्हें दे दूंगी। अथर्व की आंखें तुरंत चमक उठीं। 3 महीने? बिल्कुल। अथर्व ने फिर पूछा, बिना पैसे के? आरुषि ने दांत पीस लिए। कोई पैसे नहीं। तलाकशुदा आदमी? अथर्व बड़बड़ाया। 3 महीने कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तुम्हारे साथ इस नाटक के बाद मैं अचानक तलाकशुदा आदमी बन जाऊंगा। अगर भविष्य में मैं किसी लड़की को डेट करूं और वो पूछे तो उसे लगेगा मैं कोई बदमाश हूं या पत्नी को पीटने वाला पति हूं। आरुषि के हाथ अनजाने में मुट्ठी में बंध गए थे। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। मन कर रहा था कि अथर्व के मुंह पर एक मुक्का मार दे। मैं एक शुद्ध और खूबसूरत औरत हूं और मुझे डर नहीं है। तो ये बदमाश अपनी बदनामी से क्यों डर रहा है? आरुषि ने ठंडे स्वर में कहा, मैं तुम्हें 1 लाख रुपये अतिरिक्त दे दूंगी। ठीक है। अथर्व ने हाथ हिलाया। पैसे भूल जाओ, लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूं कि 3 महीने ही क्यों? आरुषि की आंखों में एक पल को उदासी छलक गई। फिर उसने ठंडे स्वर में कहा, 3 महीने इतना वक्त है कि 2 लोग एक दूसरे को जान सकें। फिर हम दादू से कहेंगे कि हमारी नहीं बनती, साथ रहना मुश्किल है। तब तक हम शादीशुदा हैं। हमने कोशिश कर ली। दादू के पास हमें रोकने का कोई कारण नहीं होगा। अगर शादी नहीं होती तो दादू जरूर कहते कि बिना कोशिश किए कैसे पता चलेगा। लेकिन अगर कुछ महीने शादीशुदा रहे, सगाई निभाए, वादा पूरा किया, फिर भी नहीं चला तो दादू क्या कह सकते थे? तब बूढ़े आदमी के पास उन्हें जबरदस्ती साथ रखने का कोई कारण नहीं रहता। अथर्व ने एक पल सोचा। 3 महीने कोई लंबा वक्त नहीं था। जब तक उसे मुहर मिल जाती और अपने परिवार के बारे में पता चल जाता, वो चला जाता। अथर्व ने ऊपर देखा। चूंकि हम फेक कपल हैं तो घर के बाहर तुम मेरी दूसरी एक्टिविटीज में दखल नहीं दोगी। आरुषि की आंखों में घृणा कौंध गई। ये गंदा आदमी अपनी आदतों से बाज नहीं आ सकता। 3 महीने भी नहीं रुक सकता। आरुषि ने होंठ भींच लिए। कोई इनकार नहीं किया। तुम दूसरी औरतों के साथ मौज मस्ती करना चाहते हो ना? आरुषि ने ठंडे स्वर में कहा। दादू के सामने बस मेरा साथ दो, बाकी सब मुझसे कोई मतलब नहीं। बाहर जाओ, लड़कियों से छेड़खानी करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस दादू के सामने पोल मत खोल देना। अथर्व ने राहत की सांस ली और मुस्कुराया। मुझे कोई आपत्ति नहीं। पक्का? आरुषि ने भी राहत की सांस ली और सिर हिलाया। मैं बाद में एक कॉन्ट्रैक्ट बनाऊंगी, तब साइन कर देना। अथर्व मुस्कुराया। कॉन्ट्रैक्ट? क्या तुम्हें डर है कि मैं बाद में तुमसे पैसे ऐंठ लूंगा? ठीक है, तुम बनाओ, मैं साइन कर दूंगा। उसे सच में डर था। पहला डर कि अथर्व 3 महीने बाद तलाक लेने से मना कर दे। दूसरा डर कि तलाक के वक्त अथर्व बहुत ज्यादा मांग करे, पैसे, कंपनी के शेयर वगैरह। आखिरकार आरुषि के दिमाग में अथर्व एक बदमाश था, बुरा आदमी। ऐसा आदमी क्या नहीं कर सकता। चलो वापस चलते हैं। अथर्व ने आरुषि की आंखों में वो घृणा और सावधानी देखी। उसे बहुत बुरा लगा। न सिर्फ शादी फेक थी, बल्कि आरुषि की नज़रों में मैं एकदम बदमाश बन चुका था। तारा का चेहरा याद आया, जो आरुषि से बिल्कुल मिलता था। अथर्व ने पूछा, आरुषि जी? आरुषि ने मुड़कर देखा। अब से दादू के सामने तुम मुझे आरुषि बुला सकते हो।
अथर्व ने सिर हिलाया। एक्टिंग करनी थी तो पूरी करनी थी। अगर वो उसे आरुषि जी बुलाता रहा तो दादू को तुरंत शक हो जाता। ठीक है आरुषि। आरुषि ने अथर्व को घूरा। मेरा मतलब था सिर्फ दादू के सामने। अथर्व ने हाथ फैलाए। आदत पड़ जाती है। नॉर्मली मैं आरुषि जी बुलाता हूँ। अगर एक दिन दादू के सामने गलती से आरुषि जी बोल दिया तो सब खत्म। ये सिर्फ बुलाने का तरीका है। अगर इतनी छोटी बात पर भी एतराज है तो एक्टिंग नहीं हो पाएगी। ये आदमी मौका देखकर आगे बढ़ रहा है, शरारती बातें कर रहा है, बदमाशी कर रहा है। आरुषि ने अथर्व को कुछ सेकंड घूरा लेकिन आखिर में कुछ नहीं बोली, क्योंकि अथर्व की बात में दम था। अगर उन्हें पति पत्नी होने का नाटक करना था तो बुलाने के तरीके पर एतराज कैसे कर सकते थे। ठीक है तुम बुला सकते हो, लेकिन कोई गंदा ख्याल मत लाना। गंदा ख्याल? अथर्व ने मुस्कुराकर सोचा, क्या ये गलतफहमी कभी दूर होगी? क्या एक बार बदमाश बन गए तो हमेशा बदमाश ही रहोगे? नहीं, मुझे खुद पूछना होगा। आरुषि, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। तुम्हारी कोई बड़ी बहन या छोटी बहन है? डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब द चैनल। बड़ी बहन या छोटी बहन? आरुषि की नज़रें अचानक ठंडी हो गईं। उसके दिल में घृणा और बढ़ गई। मुझसे शादी नहीं हो सकती तो अब मेरी बहनों को फुसलाने लगा। तुम्हारा दिल कितना गंदा है। आरुषि ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। नहीं, मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी हूँ। नहीं, तारा और आरुषि तो बिल्कुल एक जैसी दिखती हैं, जुड़वां लगती हैं। क्या तारा आरुषि की लॉन्ग लॉस्ट बहन हो सकती है जिसके बारे में आरुषि को खुद नहीं पता? या फिर ये सिर्फ एक संयोग है कि वे एक जैसी दिखती हैं? अथर्व ने समझाने की कोशिश की। आरुषि, मुझे लगता है तुमने मुझे गलत समझा। जो मैंने गेट पर तुमसे कहा था उसकी वजह ये थी कि मैं पहले एक औरत से मिला था। अथर्व अपनी बात खत्म कर पाता उससे पहले ही आरुषि ने बेसब्री से उसे ठंडे स्वर में बीच में रोक दिया। अथर्व, हमारा रिश्ता सिर्फ 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है। 3 महीने बाद तुम हो, मैं हूँ। मैं तुम्हें कभी पसंद नहीं कर सकती, प्यार तो दूर की बात है। हमारी नियति अजनबी बने रहने की है। इसलिए तुम्हें दूसरी औरतों के साथ अपने मामलों के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं सुनने में रुचि नहीं रखती और न ही सुनना चाहती हूँ। अथर्व ने भौहें सिकुड़ी। अब वो समझाना नहीं चाहता था। ठीक है, बदमाश ही सही। तुम आसमान की देवी हो, मैं तुम्हारे काबिल नहीं। जो सोचना है सोचो, मुझे बस वो मुहर चाहिए। अपने आप को कर्ज चुकाने वाला समझो। ठीक है, ये मुहर मास्टर ने खुद दाऊजी को सगाई के प्रतीक के तौर पर दी थी। उन्होंने चू परिवार से बड़ी रकम भी ली थी और उनका बहुत एहसान माना था। इसलिए अगर वो मुहर वापस चाहता था तो चू परिवार को राजी होना होगा। अथर्व कोई गलत तरीका नहीं अपना सकता था, भले ही उसे कुछ तकलीफें सहनी पड़े। ये सही था। वरना क्या वो बहुत कृतघ्न नहीं होगा? अगर उसने कोई तरीका अपनाकर मुहर छीनने की कोशिश की और चू परिवार की भावनाओं को ठेस पहुंचाई तो उसका मास्टर उसके पैर तोड़ देगा। आरुषि ने और कुछ नहीं कहा। वो मुड़ी और घर चली गई। उसकी पीठ पतली थी और क्योंकि उसने टी शर्ट और शॉर्ट्स पहने थे उसकी लंबी सफ़ेद टांगें और भी लंबी लग रही थीं। आरुषि की टांगों को देखकर अथर्व ने मन ही मन सोचा, तारा ऐसी है। हॉस्पिटल में तारा के साथ जो औरतें थीं वो ऐसी हैं और अब आरुषि भी ऐसी है। तस तस, इतनी सारी खूबसूरत औरतें हैं लंबी सफ़ेद टांगों वाली, लेकिन ऐसा लगता है कि किसी का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। घर में वापस दाऊजी सोफे पर बैठे थे। उनकी आंखें दोनों के चेहरों पर उम्मीद से टिकी थीं। बातचीत कैसी रही? आरुषि दाऊजी के पास बैठ गई, उनका हाथ पकड़ा और धीरे से बोली, ठीक है। दाऊजी ने पूछा, तो कल शादी के कागजात कर लो। आरुषि ने तुरंत सिर हिलाया, ठीक है। दाऊजी तुरंत खुश हो गए, फिर तो कल ही शादी के कागजात कर लो। दाऊजी ने अथर्व की तरफ देखा। अथर्व बेटा, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? अथर्व हंसा। आरुषि इतनी खूबसूरत हैं, मैं तो खुश हूं कि उनसे शादी हो रही है। दाऊजी ने आरुषि को प्यार से देखा। आरुषि के माता पिता जल्दी चले गए। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, पता नहीं कब आंखें बंद हो जाएं। मुझे किसी बात की चिंता नहीं, बस आरुषि की चिंता है। अगर मैं भी चला गया तो उसकी देखभाल कौन करेगा? अब अथर्व आ गया है, उसकी देखभाल करेगा। मुझे अब कोई चिंता नहीं है। आरुषि की आंखें थोड़ी लाल हो गईं। दादू, क्या बकवास कर रहे हो? आप 100 साल जिएंगे। दाऊजी हंसे। हाँ, मैं तुम्हें शादीशुदा देखना चाहता हूँ, बच्चे देखना चाहता हूँ। अथर्व, मेरी सिर्फ ये एक पोती है। तुम काबिल आदमी हो, इस बूढ़े की कोई और मांग नहीं है। बस इतना चाहता हूँ कि भविष्य में चाहे कितने भी तूफान आए तुम आरुषि की रक्षा करना। ऐसा क्यों कह रहे थे? जैसे अपनी मौत से पहले की आखिरी इच्छा बता रहे हों। चूंकि उसे एक्टिंग करनी थी, अथर्व ने स्वाभाविक रूप से मुस्कुराते हुए कहा, अब जब हम शादीशुदा हैं, आरुषि मेरी पत्नी है। मैं स्वाभाविक रूप से उसकी रक्षा करूंगा। दाऊजी खुशी से हंसे। अच्छा, ये सुनकर मुझे बहुत राहत मिली। अथर्व, रात के खाने में हम साथ में अच्छी पीते हैं। दाऊजी शायद बहुत बड़ा बोझ उतर गया था। उस रात उन्होंने ज्यादा नहीं पी, लेकिन वो नशे में धुत हो गए। लेकिन साफ था कि वो सच में बहुत खुश थे, काफी संतुष्ट लग रहे थे। अथर्व गेस्ट रूम में सो रहा था। वो आराम करने ही वाला था कि आरुषि ने दरवाजा खटखटाया और अंदर आए। उसके हाथ में 2 प्रिंटेड कॉन्ट्रैक्ट थे। साइन करो। अथर्व ने कॉन्ट्रैक्ट लिया और एक नज़र देखा, ये वही था जो उन्होंने दिन में बात की थी। अथर्व ने कोई बहस नहीं की, उसने सीधे एक कॉपी पर साइन कर दिया और अंगूठे का निशान भी लगा दिया। आरुषि ने भौहें सिकुड़ी और दूसरी कॉपी अथर्व की तरफ बढ़ा दी। ये तुम्हारे लिए है।
अथर्व ने ली और फिर बिना कुछ सोचे उसे फाड़ दिया। आरुषि का चेहरा बदल गया। क्या कर रहे हो? अथर्व मुस्कुराया। अपनी कॉपी रख लो, मुझे नहीं चाहिए। आरुषि ने सोचा तो सही था, जो शिकायत करेगा उसे सबूत देना होगा। अगर अथर्व शादी या पैसों से मुकरना चाहता तो कॉन्ट्रैक्ट होने पर भी वो नहीं दिखाता, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट उसके खिलाफ ही जाता। आरुषि ने ठंडी सांस ली और जाने लगी, लेकिन अथर्व ने उसे आवाज दी, आरुषि। आरुषि रुकी, मुड़ी और अथर्व को घूरा। उसका चेहरा ठंडा था, आंखों में सावधानी थी। अथर्व ने मुस्कुराकर कहा, मैं सिर्फ याद दिलाना चाहता था कि कल हम शादी के कागजात कर लेंगे, फिर हम कानूनी रूप से पति पत्नी होंगे। अगर तुम मुझे हर दिन ऐसे देखोगी तो मैं ये एक्टिंग नहीं कर पाऊंगा। और हाँ, आज रात मुझे गेस्ट रूम में सोने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कल शादी के बाद मैं गेस्ट रूम में नहीं सो सकता, है ना? आरुषि का चेहरा एकदम बदल गया। अरे हाँ, ये तो वो भूल गई थी। कौन सी नई शादीशुदा जोड़ा अलग अलग कमरों में सोता है? क्या मुझे 3 महीने तक इस बदमाश के साथ एक ही कमरे में सोना पड़ेगा? दादू, ये लीजिए हमारे शादी के सर्टिफिकेट। आरुषि ने दोनों शादी के सर्टिफिकेट दाऊजी के हाथों में रख दिए। दाऊजी उन्हें देखकर खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। बहुत अच्छा, अब सर्टिफिकेट हो गए हैं तो जल्दी से शादी की रिसेप्शन की तारीख तय करो। आरुषि ने मुस्कुराते हुए कहा, दादू रिसेप्शन थोड़ा टाल दीजिए, इतनी जल्दी में सब कुछ करना ठीक नहीं होगा। पहली बात तो लोग बातें बनाएंगे, दूसरी बात हम दोनों को थोड़ा एक दूसरे को समझने का वक्त मिल जाएगा, है ना? दाऊजी ने पलकें झपकाईं और अथर्व की तरफ देखा। अथर्व बेटा, तुम्हारी क्या राय है? अथर्व हंसा, मैं आरुषि की बात से सहमत हूँ। ऊपर से मुझे नहीं पता मेरा मास्टर कहाँ गया। मेरे परिवार से शादी में आने वाला कोई बुजुर्ग भी नहीं है। दाऊजी ने सोचा तो बात सही लगी। जब सर्टिफिकेट हो गए हैं तो रिसेप्शन तो महज एक औपचारिकता है, लोगों को दिखाने के लिए है, इतनी जरूरी नहीं है। ठीक है, फिलहाल नहीं करते, जब सही वक्त होगा तब कर लेंगे। आरुषि ने राहत की सांस ली और अथर्व की तरफ देखा। ये आदमी भले ही बदमाश है, लेकिन सहयोग तो कर रहा है। दाऊजी ने सर्टिफिकेट नीचे रखे। अथर्व बेटा, अब तुम फौज से लौट आए हो, भविष्य के लिए क्या सोचा है? अथर्व ने बेफिक्री से जवाब दिया, पहले कोई नौकरी ढूंढ लूंगा। दाऊजी हंसे, हमारी अपनी कंपनी है, बाहर नौकरी ढूंढने की क्या जरूरत है? आरुषि, कंपनी में अथर्व के लिए कोई सीनियर पोजीशन निकाल दो। आरुषि की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके चेहरे पर साफ नाराजगी थी। घर में तो इससे परेशान हूं ही, अब कंपनी में भी ये आएगा, कितना झुंझलाहट होगी। ऊपर से ये आदमी कंपनी में जाकर कुछ भी बकवास करेगा, अपनी बदनामी करेगा। लेकिन वो दाऊजी के सामने कुछ बोल नहीं सकती थी। उसने अथर्व की तरफ देखा, इशारा किया कि वो खुद मना कर दे। अथर्व ने हंसते हुए कहा, दाऊजी मैं तो बस एक सिपाही रहा हूँ, कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में कुछ नहीं जानता। अगर आप मुझे सीनियर एग्जीक्यूटिव बना देंगे तो लोग हंसेंगे, पीठ पीछे बातें बनाएंगे। आरुषि ने तुरंत साथ दिया, दादू आप कंपनी की स्थिति जानते हैं, वो लोग मेरे लिए पहले ही कितनी मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। अगर मैं अचानक अथर्व को सीनियर पोजीशन दे दूं तो वो लोग इसी बहाने मुझ पर हमला करेंगे। दाऊजी ने भौहें सिकोड़ी, यही तो बात है कि तुम पर इतनी मुश्किलें हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि अथर्व आकर तुम्हारा बोझ थोड़ा कम करे। कंपनी इतनी बड़ी है, क्या हर पोजीशन के लिए स्पेशल स्किल्स चाहिए? अब और बात मत करो, ये फैसला हो गया। अब अथर्व के पास कोई चारा नहीं था। उसने आरुषि की तरफ देखा और हाथ फैलाकर इशारा किया, मैंने पूरी कोशिश की। आरुषि को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वो कुछ बोल नहीं सकी। योजक चिन्ह। रात के खाने के बाद दाऊजी के आग्रह पर अथर्व मास्टर बेडरूम में शिफ्ट हो गया। दाऊजी के जाने के बाद कमरे का माहौल अचानक अजीब हो गया। आरुषि बेड के किनारे पर बैठी थी। उसकी मुट्ठियां हल्की बंधी हुई थीं, चेहरे पर अजीब सी बेचैनी थी। उसकी जिंदगी में आज तक कभी किसी और आदमी के साथ अकेले ऐसा नहीं हुआ था। काफी देर चुप्पी के बाद अथर्व बोला, कमरा काफी बड़ा है, मैं फर्श पर सो सकता हूँ। आरुषि ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। वो उठी, अलमारी खोली, एक कंबल निकाला और फर्श पर बिछा दिया। फिर बिना भावना के बोली, तुम बेड पर सो, मैं फर्श पर सोऊंगी। ये कहकर वो फर्श पर लेट गई और करवट ले ली। अथर्व को उसकी पीठ का खूबसूरत नजारा दिख रहा था। अथर्व ने एक भौं उठाए और बिना झिझकते हुए कहा, ठीक है, मैं नहा लूँ, मास्टर बाथरूम यूज कर सकता हूँ। आरुषि कुछ सेकंड चुप रही, फिर में हामी भर दी। अथर्व ने कपड़े बदलने लिए और बाथरूम में घुस गया। फिर अचानक वो रुक गया। उसकी आंखें एकदम फैल गईं। सामने रैक पर एक काली लेस वाली ब्रा टंगी हुई थी। डिजाइन बहुत खूबसूरत है। अथर्व ने 2 बार खांसा, आरुषि तुम्हारे कपड़े। आरुषि फर्श पर लेटी हुई बहुत बेचैन महसूस कर रही थी। ये बेडरूम हमेशा से उसकी निजी जगह थी, लेकिन अब एक आदमी अचानक घुस आया था। वो उसके बेड पर सो रहा था, उसका बाथरूम इस्तेमाल कर रहा था, शायद उसका बाथटब भी इस्तेमाल करे। अथर्व की आवाज़ ने आरुषि को सोच से बाहर निकाला। उसे अचानक याद आया कि उसने घर पर कपड़े बदलने से पहले नहाया था और अपनी ब्रा रैक पर टांग दी थी। आरुषि का चेहरा एकदम लाल हो गया। वो तुरंत उठी, बाथरूम में भागी, अपनी ब्रा पकड़ी, दरवाजे पर खड़े अथर्व को घूरा और कमजोर आवाज में बोली, ऐसा मत सोचना। आरुषि ने अपनी ब्रा छुपाई और फिर से लेट गई। उसका चेहरा आग की तरह जल रहा था। इसी बीच बाथरूम से पानी बहने की आवाज आने लगी।
भले ही दरवाजे की वजह से आवाज़ ज़्यादा तेज नहीं थी, लेकिन खामोश कमरे में वो आवाज़ आरुषि को साफ सुनाई दे रही थी। आरुषि का दिमाग अनजाने में भटकने लगा। वो सोचने लगी कि ये आदमी उसके बाथरूम में नहा रहा है और अभी जो हुआ उसके बाद वो गंदे ख्याल सोच रहा होगा, गंदी हरकतें कर रहा होगा। आरुषि का दिल पूरी तरह शांत था। योजक चिन्ह नहाकर, बाल सुखाकर अथर्व टी शर्ट और शॉर्ट्स पहने बेड पर आ गया। उसने सोने का नाटक कर रही आरुषि की तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। कोई भी औरत बेड पर खुद सोती और आदमी को फर्श पर सुलाती, लेकिन उसने बिना सोचे उसके लिए बेड छोड़ दिया। ये औरत भले ही ठंडी और दूर रहने वाली है, लेकिन समझदार है और उसमें अपना गौरव है। ये गौरव खूबसूरत औरत होने के नाते नहीं है, बल्कि उसकी तर्कसंगत सोच से आता है। अथर्व के बाल अभी भी गीले थे। वो हेडबोर्ड के सहारे लेटकर फ़ोन चलाने लगा। अचानक फर्श पर लेटी आरुषि धीरे से बोली, प्लीज़ बाथटब यूज़ मत करना। डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब द चैनल। अथर्व एक पल को चौंका। ये लहजा, क्या ये सलाह मांग रही है? ठीक है, मैं सिर्फ शावर ले लूँगा। आरुषि ने राहत की सांस ली। वो कोई पागल नहीं थी, लेकिन ये सोचकर ही बेचैनी हो रही थी कि कोई दूसरा आदमी उसके बाथटब में लेटेगा। ऊपर से ये आदमी तो एक बदमाश है। कौन जाने बाथटब में लेटे लेटे क्या गंदे ख्याल सोचे, क्या गंदी हरकतें करे। अथर्व उसके मन की बातों से अनजान था। थोड़ा सोचकर उसने कहा, चूंकि हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, मैं उसका पालन करूंगा और ये कोऑपरेशन पूरा करूंगा। तुम यहाँ की मालकिन हो, मैं तुम्हारी इच्छा का सम्मान करूंगा और वो नहीं करूंगा जो तुम नहीं चाहती। आरुषि ने सिर हिलाया और कहा, दादू ने कहा था कि वो तुम्हें सीनियर एग्जीक्यूटिव बनवाएंगे, लेकिन इससे बहुत ध्यान आकर्षित होगा और मुझे बहुत परेशानी होगी। हम असल में पति पत्नी नहीं हैं, इसलिए मैं ऐसा नहीं करना चाहती। तुम्हें कोई एतराज? अथर्व मुस्कुराया, कोई एतराज नहीं। तुम जो चाहो वो करो। आरुषि ने पूछा, तुम किस डिपार्टमेंट में काम करना चाहोगे? अथर्व ने बेफिक्री से जवाब दिया, जो भी ठीक लगे। मैं तो 3 महीने में जाने वाला हूँ। अच्छा होगा अगर कोई आराम का काम हो जहाँ बस टाइम पास कर सकूँ। आरुषि ने चिढ़कर कहा, कंपनी में बेकार लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। सिक्योरिटी गार्ड बनना है तो ठीक है, जाना है कि नहीं? कितना निकम्मा है। अथर्व हंसा, एक वेटरन के लिए सिक्योरिटी गार्ड का काम काफ़ी उपयुक्त है। मुझे कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल बेकार। आरुषि एक पल को कुछ नहीं बोली। उसने तो गुस्से में कहा था, लेकिन अथर्व के मान जाने पर उसे कुछ नहीं सूझा। उसने मन में अथर्व को कई टैग दे दिए थे। असल में वो अथर्व को सिक्योरिटी गार्ड नहीं बना सकती थी। अगर दादू को पता चला तो वो उसे जरूर डांटेंगे। थोड़ा सोचकर आरुषि ने कहा, सेल्स डिपार्टमेंट में चले जाओ। सेल्समैन को किसी स्पेशल स्किल की ज़रूरत नहीं होती और मैनेजमेंट भी आसान है। तुम्हारे लिए परफेक्ट है। ठीक है, ये आदमी काफ़ी समझदार लग रहा है। अथर्व के तुरंत मान जाने पर आरुषि ने फिर से राहत की सांस ली। योजक चिन्ह अगले दिन से अथर्व की कंपनी में नौकरी शुरू हो गई, लेकिन शुरू हुई तो मुश्किलें भी शुरू हो गईं। अथर्व, ये फाइल्स प्रिंट कर दो। अथर्व, पानी की बोतल खत्म हो गई है, नई लगा दो। अथर्व, ये रिपोर्ट्स फाइनेंस डिपार्टमेंट में भेज दो। आधे दिन बाद अथर्व ने बैठकर आरुषि को मैसेज किया, आरुषि, सेल्स डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है? मुझे लग रहा है कि मुझे टारगेट किया जा रहा है। आरुषि का जवाब आया, मैं तुम्हें बताना भूल गई। सेल्स डिपार्टमेंट का हेड देवेंद्र सिंह परिवार का आदमी है। सिंह परिवार कंपनी का दूसरा सबसे बड़ा शेयर होल्डर है और उनका राठौर परिवार से विवाद चल रहा है। मैंने एचआर डिपार्टमेंट में बात की थी, उन्होंने शायद तुम्हें मेरा आदमी समझ लिया है। तो ये बात है। अथर्व ने बेसब्री से आंखें घुमाईं। कोई आश्चर्य नहीं कि आधे दिन से सेल्स टीम के सुनील और एक सीनियर एम्प्लॉय उसे परेशान कर रहे थे। वो बस उसकी वजह से निशाना बना था। तुमने तो मुझे सीधे आग में झोंक दिया। आरुषि, अगर बर्दाश्त नहीं हो रहा तो नौकरी छोड़ सकते हो, लेकिन दादू को खुद समझाना पड़ेगा। छोड़ देंगे? काहे को छोड़ेंगे? देखते हैं कौन किसको हराता है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। योजक चिन्ह दोपहर में एक पुराने कर्मचारी राकेश ने कई फोल्डर उठाए और अथर्व की टेबल पर पटक दिए। अथर्व, ये रिपोर्ट्स कंप्यूटर में एंटर कर दो। अथर्व पैर फैलाए फ़ोन चला रहा था। उसने ऊपर देखा और कहा, बिजी हूँ, टाइम नहीं है। राकेश एक पल को चौंका। क्या हो गया इस लड़के को? सुबह तो ठीक था, बगावत करनी है। राकेश ने सख्त चेहरे से कहा, तुम नए हो और कुछ नहीं जानते। ये काम तुम्हें पोजीशन समझने में मदद करेंगे। अथर्व मुस्कुराया, जरूरत नहीं है। राकेश ने धमकी भरे लहजे में कहा, ये डॉक्यूमेंट्स आज शाम तक सिस्टम में एंटर होने चाहिए, नहीं हुए तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। अथर्व की आंखें थोड़ी तिरछी हो गईं। उसने राकेश को देखा और अपना फ़ोन हिलाया, अंजाम भुगतना पड़ेगा। मैं तो डर गया। क्या मैं आरुषि जी को फ़ोन करके पूछूं कि जो एम्प्लॉय अपना काम ठीक से नहीं कर पाता उसे असिस्टेंट देना चाहिए? और क्या एक नए एम्प्लॉय को सीनियर एम्प्लॉय की सैलरी मिलनी चाहिए उसका काम करने के लिए? राकेश के चेहरे का रंग बदल गया। उसका रवैया तुरंत नरम पड़ गया। तुम आरुषि जी को जानते हो? अथर्व ने अपनी पीठ सीधी की और राकेश को ठंडी नज़रों से देखा। बस यही बात है ना, कि आरुषि जी ने मुझे भेजा है, इसलिए मुझे टारगेट कर रहे हो? क्या लगता है मैं उन्हें नहीं जानता? राकेश का दिल बैठ गया। उसके माथे पर पसीना आ गया। उसने झट से टेबल पर रखे फोल्डर उठा लिए और ज़बरदस्ती मुस्कुराया। गलतफहमी है, गलतफहमी है। मैं तो सच में तुम्हें काम सिखाना चाहता था। चूंकि तुम नहीं चाहते तो भूल जाओ।
मैं खुद कर लूँगा, अथर्व ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। अब और टेस्ट लेने की जरूरत नहीं है। मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। इतनी हिम्मत है तो जाकर आरुषि से कहो। हिम्मत नहीं है ना, तो फिर चुप रहो। राकेश वहां से सरक गया और फिर टीम लीडर सुनील के ऑफिस में घुस गया। थोड़ी देर बाद सुनील ठंडे चेहरे के साथ अथर्व के पास आया। उसके हाथ में एक फोल्डर था। चूंकि तुमने राकेश की मदद लेने से मना कर दिया तो तुम्हें काम अच्छे से आता ही होगा। अभी तुम नए हो इसलिए मार्केट एक्सपेंड करने की उम्मीद नहीं करते। ये रही मेडिकल इक्विपमेंट की पूरी जानकारी जो हमारी सेल्स टीम आर्ट बेचती है। साथ में कस्टमर लिस्ट भी है। इस लिस्ट के अनुसार काम करो। तुमसे ज़्यादा उम्मीद नहीं है। अगर इस महीने के अंत तक एक डील भी कर लो तो प्रोबेशन पास समझो, वरना जहां से आए थे वहां वापस चले जाना। हमारी सेल्स टीम आर्ट को सेल्स अलाइव चाहिए, न कि बेकार लोग जो सिर्फ मिनिमम सैलरी लेकर टाइम पास करें। यह है इनकी चाल। अथर्व ने आलस से फोल्डर की तरफ देखा और बेफिक्री से कहा, ठीक है वहां रख दो। सुनील का चेहरा एकदम बदल गया। अथर्व प्लीज अपना रवैया सुधारो, मैं तुम्हें टास्क दे रहा हूं। अथर्व ने फोन से नजरें हटाईं और सुनील की तरफ देखा। उसकी नजरों में मजाक था। अंदर के सारे क्लाइंट मुश्किल हैं, है ना? तुम बस चाहते हो कि मैं कोई डील न कर पाऊं और तुम मुझे निकाल दो। क्या मुझे इतना टारगेट कर रहे हो और उम्मीद है कि मैं तुम्हारा सम्मान करूं? सपने मत देखो। अथर्व की बातें सुनील के चेहरे पर तमाचे की तरह लगीं। सुनील का चेहरा सफ़ेद पड़ गया और उसे अपने चेहरे पर जलन महसूस हुई। मैं तुम्हें टारगेट कर रहा हूं, तुम्हारे लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा हूं, तुम्हें निकालना चाहता हूं, लेकिन क्या ये बातें खुलकर कही जा सकती हैं? पास में दो अधीनस्थ खड़े हैं। सुनील ने एक गहरी सांस ली और जबरदस्ती बात घुमाई। ये एक टेस्ट है। अगर तुम में काबिलियत है तो हमारी सेल्स टीम आर्ट तुम्हारा स्वागत करेगी, लेकिन अगर तुम सिर्फ आराम करने और बैठे रहने आए हो तो हमारी टीम आर्ट में तुम्हारा स्वागत नहीं है। अथर्व ने आलस से मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें खुद इन ऊंची ऊंची बातों पर यकीन है। सुनील को ऐसा लगा जैसे उसे एक और तमाचा पड़ा हो। दूसरे अधीनस्थों की अजीब नज़रें उसे चुभ रही थीं। अगर डील कर सकते हो तो रहो, नहीं कर सकते तो चले जाओ। अगर आरुषि जी के पास भी जाओगे तो यही होगा। हमारी कंपनी में बेकार लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। ये कहकर सुनील बिना कुछ और सुने वहां से चला गया। उसके पास अथर्व से और बात करने की हिम्मत ही नहीं थी। ये आदमी ऐसा था जैसे झगड़ालू हो, कोई ऑफिस नियम नहीं मानता, थोड़ी सी बात पर टेबल पलट देता था। उससे बात करने का क्या फ़ायदा? वो टीम लीडर था, लेकिन उसका अधिकार कंपनी के नियमों से आता था, दूसरों के काम की मांग से आता था। लेकिन जब किसी को काम से ही मतलब नहीं तो उसे टीम लीडर से क्या मतलब? इस आदमी को किसी भी तरह निकालना होगा, वरना टीम लीडर के तौर पर मेरा अधिकार कैसे कायम रहेगा? योजक चिन्ह। सुनील के जाने के बाद अथर्व ने फोल्डर उठाया, एक नज़र देखा और बगल में बैठे चश्मे वाले युवक को दे दिया। गौरव, जरा देखना कितना मुश्किल है ये। चश्मे वाले युवक ने सुनील के ऑफिस की तरफ देखा, फोल्डर लिया, 2 बार देखा और वापस कर दिया। उसकी नज़रों में थोड़ी हमदर्दी थी। मैं अभी थोड़े दिनों से हूं तो पूरी लिस्ट नहीं जानता, लेकिन कुछ क्लाइंट मैंने देखे हैं, काफ़ी मुश्किल हैं, मैं भी उन्हें हैंडल नहीं कर पाया। गौरव ने सावधानी से बात की, लेकिन अथर्व समझ गया। अगर वो गलत नहीं था तो ये सब वो क्लाइंट थे जिनसे डील करना नामुमकिन था। अगर किसी सेल्समैन के पास होते तो वो कैसे सुनील के पास आते और फिर उसे दे दिए जाते? अथर्व को कोई चिंता नहीं थी। उसने एक सिगरेट निकाली और गौरव को भी दी। शुक्रिया, लो पी लो। सेल्स डिपार्टमेंट सच में बहुत आज़ाद था। लोगों को उनके सेल्स परफॉर्मेंस से आंका जाता था। कोई नहीं देखता कि तुम हफ्ते में क्या करते हो, लेकिन अगर रिजल्ट नहीं दिखाए तो निकाल दिए जाओगे। सुनील का अथर्व के खिलाफ एक्शन इसी नियम का सही इस्तेमाल था। गौरव ने सिगरेट ली, शुक्रिया कहा, लेकिन पी नहीं। उसने एक तरफ रख दी। वो अथर्व के साथ ज़्यादा घुलना मिलना नहीं चाहता था। ये आदमी साफ तौर पर झगड़ालू था और शायद कुछ दिनों में निकल जाएगा। योजक चिन्ह। अथर्व सिगरेट पी ही रहा था कि फ़ोन बजा। तारा का मैसेज आया, कल मेरे दादू का एक्यूपंक्चर है, फ्री हो? अथर्व मुस्कुराया और टाइप किया, पैसे ले लिए हैं तो वक्त तो निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, कल सुबह मेरे घर आ जाना। ठीक है। तारा ने थोड़ा रुककर फिर टाइप किया, थोड़े अच्छे कपड़े पहनकर आना। अथर्व ने उलझन में पूछा, एक्यूपंक्चर का कपड़ों से क्या लेना देना? तारा को अचानक गुस्सा आ गया, तुम मेरा बॉयफ्रेंड बनकर नाटक कर रहे हो ना? थोड़ा अच्छा दिख, गंवार मत लगो, मेरे साथ थोड़ा मैच करो। कोई प्रॉब्लम? अथर्व ने आंखें झपकाईं, हमारा 2 घंटे का ट्रांजैक्शन तो खत्म हो गया था, अब तो सिर्फ इलाज का टाइम है ना? तारा ने पहले अथर्व को 50,000 रुपये दिए थे 2 घंटे के लिए बॉयफ्रेंड बनने के। वो डील खत्म हो गई थी। अब उसने 5 लाख रुपये इलाज के लिए लिए थे और दाऊजी का बाकी इलाज करना था। तारा कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, इलाज के दौरान भी तुम्हें मेरा बॉयफ्रेंड बनकर रहना पड़ेगा, वरना पोल खुल जाएगी। मैं और पैसे दे दूंगी, तुम कीमत बता दो। फिर से बॉयफ्रेंड बनना पड़ेगा? मैं कोई एक्टिंग स्पेशलिस्ट हूँ क्या? यहाँ आरुषि का पति बनना है, वहाँ तारा का बॉयफ्रेंड बनना है। अथर्व ने एक पल सोचा और टाइप किया, पैसे भूल जाओ, मैंने इलाज के पैसे ले लिए हैं। इलाज ही मेन चीज़ है, बॉयफ्रेंड बनना तो फ्री में सर्विस है। वैसे भी इलाज के दौरान नाटक करना है और तारा इतनी खूबसूरत है, अलग से पैसे लेना लालचीपन होगा। तारा खुश होकर बोली, तुमने खुद वादा किया है, पीछे मत हटना।
अथर्व हंसा, इतनी छोटी बात पर पीछे हटने की क्या जरूरत है। तारा ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, कल अच्छे से तैयार होकर आना। दूसरे लड़कों को कोई मौका मत देना। मैं एड्रेस भेज दूंगी, कल मिलते हैं। तारा ने फोन रख दिया, लेकिन अथर्व सोच में पड़ गया। अच्छे से तैयार होकर आना, दूसरे लड़कों को कोई मौका मत देना। ऐसा लगता है तारा ने फिर से अपने लिए मुश्किलें खड़ी कर ली हैं। अथर्व ऑफिस से निकला ही था कि उसे वैद्य त्रिवेदी का फोन आया। वैद्य त्रिवेदी ने उसे डिनर पर बुलाया। बोले कि उस दिन मदद करने के लिए शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और साथ में कुछ सवाल भी पूछने हैं। अथर्व ने सोचा और मान गया। घर जाकर आरुषि के साथ नाटक करने से अच्छा है कि बाहर खाना खाकर थोड़ी देर से घर जाऊं। कम से कम परेशानी से बचूंगा। वैद्य त्रिवेदी के पास सिल्वर नीडल्स होंगे, वहीं से ले लूंगा। अथर्व ने टैक्सी ली और रेस्टोरेंट पहुंच गया। प्राइवेट रूम में 2 लोग बैठे थे, वैद्य त्रिवेदी और उनकी पोती खुशी। खुशी 17-18 साल की थी। छोटा सा गोल चेहरा, पतला दुबला शरीर, लेकिन फिगर गजब का था। उसने सफ़ेद टी शर्ट, काली शॉर्ट्स और स्नीकर्स पहने थे। उसके चेहरे पर जवानी की चमक थी। क्या खुशी भी डॉक्टरी पढ़ती हैं? वैद्य त्रिवेदी मुस्कुराए, नहीं, अभी 12वीं की परीक्षा दी है। उसके माता पिता बिजनेस ट्रिप पर हैं, तो कुछ दिनों के लिए मेरे पास आई है। अथर्व जी, आप इसे खुशी बुला सकते हैं। खुशी ने उत्सुकता से पूछा। अथर्व सर, दादू कहते हैं आपकी डॉक्टरी उनसे भी अच्छी है। सच में? अथर्व हंसा, ये तो आपके दादू का प्यार है। तुम सीरियस मत लो। वैद्य त्रिवेदी हंसे, मैं प्यार में नहीं कह रहा। एक बार एक्यूपंक्चर देखा, एक बार प्रिस्क्रिप्शन देखा, बस इतना ही काफ़ी है ये साबित करने के लिए कि अथर्व जी मुझसे कहीं ज़्यादा काबिल हैं। खुशी की आंखें चमक उठीं। उसने अपने दादू को कभी किसी की डॉक्टरी की इतनी तारीफ करते नहीं सुना था, वो भी इतने कम उम्र के लड़के की। योजक चिन्ह। खाने के दौरान वैद्य त्रिवेदी ने एक प्रिस्क्रिप्शन निकाला। अथर्व जी, ये प्रिस्क्रिप्शन मैंने हाल ही में वेरिकोज वेन्स के मरीज के लिए लिखा है, कृपया देखिए। अथर्व ने लेकर देखा, थोड़ा सोचकर बोला, प्रिस्क्रिप्शन में कोई बड़ी गलती नहीं है। असर जरूर होगा, लेकिन गंभीर वेरिकोज वेन्स के लिए ये सीमित है। अगर आप इसमें 30 ग्राम डिंगागोंगटिंग डाल दें और बाइक्सिनकाओ की मात्रा 25 ग्राम कर दें तो असर और बेहतर होगा। डिंगागोंगटिंग। वैद्य त्रिवेदी ने भौहें से कुढ़ी, प्रिस्क्रिप्शन लिया और खाना छोड़कर गहराई से सोचने लगे। थोड़ी देर बाद उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। शानदार, बिल्कुल शानदार, मैंने सोचा भी नहीं था। वैद्य त्रिवेदी ने सिर उठाया और आदर से हाथ जोड़े। अथर्व जी, आपकी डॉक्टरी अद्भुत है। आप मेरे गुरु के समान हैं। अथर्व मुस्कुराया, वैद्य जी, इतनी औपचारिकता मत कीजिए। मुझे अथर्व या लिनचेन बुलाए। लेकिन वैद्य त्रिवेदी नहीं माने। अथर्व जी ने 2 बार मेरा मार्गदर्शन किया है। अगर मैं पहले से किसी के शिष्य ना होता तो आपको ही अपना गुरु बनाता। खुशी ने अथर्व को देखा। उसकी आंखों में प्रशंसा थी। ये इतने कम उम्र में मेरे दादू के गुरु जैसे हैं। योजक चिन्ह। खाना खत्म होने वाला था कि अथर्व ने पूछा, वैद्य जी, क्या आपके क्लिनिक में सिल्वर नीडल्स मिलेंगी? कल एक मरीज का एक्यूपंक्चर करना है, एक सेट खरीदना चाहूँगा। वैद्य त्रिवेदी हंसे, बिल्कुल हैं, मेरे पास कुछ अच्छी नीडल्स हैं। अथर्व जी को एक सेट गिफ्ट करूंगा। अथर्व ने शुक्रिया कहा। खाने के बाद तीनों पास के क्लिनिक में गए। वैद्य त्रिवेदी ने अथर्व को अपना कलेक्शन दिखाया। अथर्व की आंखें चमक गईं। सारी नीडल्स बहुत अच्छी क्वालिटी की थीं, जो बाजार में आसानी से नहीं मिलती थीं। अथर्व ने अपने लिए एक सेट चुन लिया और शुक्रिया कहकर जाने लगा। तभी बाहर से तेज कदमों की आवाज़ आई। 4 आदमी अंदर घुसे। सामने 40-45 साल का एक आदमी था। उसके पीछे 2 बॉडीगार्ड 60 साल के एक बुजुर्ग को सहारा देकर ला रहे थे। बुजुर्ग का चेहरा लाल था। वो तेजी से सांस ले रहा था, बेहाल लग रहा था। उसकी आंखें बंद थीं। वैद्य त्रिवेदी का चेहरा बदल गया। सिंघानिया साहब, उस आदमी ने गंभीर स्वर में कहा, मेरे पिता का इलाज करो, 10 लाख का इनाम दूंगा। पहले उन्हें लिटाए। बुजुर्ग को लिटाने के बाद वैद्य त्रिवेदी ने जांच शुरू की। उनकी भौहें सिकुड़ गईं। सिंघानिया ने पूछा, कैसे हैं? वैद्य त्रिवेदी का चेहरा गंभीर था। खून और हवा का बहाव बिगड़ गया है। अंदरूनी चोट है। सिंघानिया के चेहरे पर थोड़ी खुशी झलकी। ठीक हो सकते हैं। वैद्य त्रिवेदी ने मायूसी से सिर हिलाया। इस तरह की अंदरूनी चोट का इलाज करने का मुझे भरोसा नहीं है, बस पूरी कोशिश कर सकता हूँ। सिंघानिया का चेहरा उतर गया। डॉक्टर साहब, आप दुनिया के मशहूर डॉक्टर हो। कोशिश करूंगा का क्या मतलब? अगर इलाज नहीं कर सकते तो साफ कह दो, मैं किसी और के पास चला जाऊंगा। लेकिन अगर इलाज किया और नाकाम रहे तो ये बात यहीं खत्म नहीं होगी। वैद्य त्रिवेदी का चेहरा बदल गया। वो मुश्किल में फंस गए थे। दूसरे आदमी की बातों में साफ धमकी थी। अगर उन्होंने इलाज करने से मना किया तो उनकी बदनामी होगी, उनका क्लिनिक बंद हो सकता था। सिंघानिया परिवार का असर कम नहीं था, लेकिन अगर इलाज किया तो सफलता का भरोसा नहीं था। बीमारी के इलाज में कौन 100% सफलता का भरोसा दे सकता है? सिंघानिया ने भौहें सिकुड़ी और ठंडे स्वर में बोला, डॉक्टर साहब, वक्त कम है, बताओ कर सकते हो या नहीं? वैद्य त्रिवेदी परेशान थे। उनका दिल बैठा जा रहा था। अगर ना कहा तो बदनामी, अगर हाँ कहा तो भरोसा नहीं, मरीज मर सकता है। वैद्य त्रिवेदी ने 2 सेकंड सोचा और फैसला किया कि वो अपनी असमर्थता मान लेंगे। कम से कम दूसरे डॉक्टर के पास जाने का मौका मिलेगा। बदनामी की परवाह नहीं थी।
तभी अथर्व ने ठंडे स्वर में कहा, मैंने लोगों को डॉक्टर के पास इलाज कराने जाते देखा है, लेकिन किसी को डॉक्टर से जबरदस्ती करते नहीं देखा। आज नया नज़ारा देखा। सिंघानिया की ठंडी नज़रें अथर्व पर टिक गईं। तुम कौन हो? वैद्य त्रिवेदी को झटका लगा। उनकी आंखें चमक उठीं। अरे, मैं अथर्व जी को कैसे भूल गया। मैं नहीं कर सकता, लेकिन अथर्व जी शायद कर सकते हैं। वैद्य त्रिवेदी ने जल्दी से कहा, सिंघानिया साहब, ये अथर्व जी हैं। ये भी डॉक्टर हैं। सिंघानिया ने अथर्व को ऊपर से नीचे देखा और तंज कसा, इतना छोटा लड़का, अपनी औकात में रहो। बहुत कुछ नहीं देखा होगा तुमने। अथर्व की तरफ देखकर सिंघानिया ने फिर वैद्य त्रिवेदी से कहा, लगता है काम नहीं होगा डॉक्टर साहब। 4 डॉक्टरों में से एक होने का तुम्हारा खिताब बेकार है। क्लिनिक बंद कर दो तो अच्छा है। चलो। सिंघानिया मुड़ा और बाहर जाने लगा। 2 बॉडीगार्ड बुजुर्ग को उठाने लगे। अथर्व ने शांति से कहा, इनके पास ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट हैं। सिंघानिया अचानक रुक गया, मुड़ा और अथर्व को ठंडी नज़रों से घूरा। क्या तुम मुझे डराना चाहते हो? अथर्व ने दरवाजे की तरफ इशारा किया। दरवाजा वहाँ है, कोई रोक नहीं रहा, जा सकते हो। वैद्य त्रिवेदी ने जल्दी से बात संभाली। सिंघानिया साहब, अथर्व जी की डॉक्टरी बहुत अच्छी है, मुझसे कहीं ज़्यादा काबिल हैं। सिंघानिया थोड़ा रुका, उसकी आंखों में शक था। ये? वैद्य त्रिवेदी ने मायूसी से कहा, बुजुर्ग सिंघानिया की हालत गंभीर है। अगर अभी यहाँ से जाएंगे तो डॉक्टर ढूंढने में वक्त लगेगा और वो वक्त आपके पास नहीं है। भले ही मैं अथर्व जी जितना काबिल नहीं हूँ और सही समय नहीं बता सकता, लेकिन मेरे हिसाब से अगर तुरंत इलाज नहीं हुआ तो बुजुर्ग सिंघानिया नहीं बचेंगे। सिंघानिया ने पहली बार अथर्व को ठीक से देखा। तुम मेरे पिता को ठीक कर सकते हो? अथर्व ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, हाँ। सिंघानिया ने भौहें सिकुड़ी, लेकिन जल्दी से फैसला किया, तो कृपया मेरे पिता को बचाए। अगर ठीक हो गए तो मैं आपको 50 लाख रुपये दूंगा। सिंघानिया समझ गया था कि उसके पहले के रवैये से अथर्व नाराज हो गया है, इसलिए उसने इनाम 1 लाख से बढ़ाकर 50 लाख कर दिया, और इस बार उसने नाकामी के अंजाम के बारे में नहीं कहा। अथर्व ने ठंडा मुस्कुराया, कुछ नहीं बोला, सीधे बिस्तर के पास गया, बुजुर्ग के कपड़े खोले और अभी खरीदी हुई सिल्वर नीडल्स निकाली। अथर्व ने बिजली की गति से सुइयां लगाईं। पलक झपकते ही बुजुर्ग के शरीर पर सुइयां लग गईं। क्या? सुइयां लगते ही बुजुर्ग की त्वचा का रंग अजीब लाल हो गया। उनका चेहरा धीरे धीरे लाल होने लगा। उन्होंने मुंह खोला और हौंफने लगे, जैसे खांसना चाहते हों लेकिन खांस नहीं पा रहे हों। अथर्व ने करीब 30 सेकंड इंतजार किया, फिर बुजुर्ग का हाथ पकड़ा और उन्हें उठाया। उसने अपनी दाहिनी हथेली बुजुर्ग की पीठ पर रखी और धीरे से ऊपर की तरफ धकेला। ये 2 बार किया, फिर हाथ की मुद्रा बदली और जोर से थप्पड़ मारा। जोर की आवाज आई। बुजुर्ग ने एक छोटी सी आवाज निकाली, आगे की तरफ झुके और एक लंबी सांस छोड़ी। बदबूदार हवा। उस सांस के साथ बुजुर्ग के चेहरे और शरीर का लालपन उतर गया। उनकी सांस फिर से सामान्य हो गई। अथर्व ने बुजुर्ग को लिटाया, फिर नब्ज देखी। उसके बाद सुइयां निकाली, पास में रखी कलम उठाए और जल्दी से एक प्रिस्क्रिप्शन लिखा। फिर बेफिक्री से टेबल पर पटक दिया। अब ठीक हैं, बस आराम चाहिए। ये दवा रोज 3 बार लेनी है, 2 दिन में 1 डोज। 3 डोज के बाद सब ठीक हो जाएगा। सिंघानिया के चेहरे पर खुशी छा गई। वो बिस्तर के पास गया और पूछा, पिताजी आप कैसे हैं? बुजुर्ग का चेहरा थोड़ा पीला था, लेकिन उनकी सांस स्थिर थी और आंखें चमक रही थीं। वो बोले, अब ठीक हूँ। अभी तो ऐसा लगा था जैसे दम घुट जाएगा। ये सुनकर सिंघानिया ने राहत की लंबी सांस ली। वो मुड़ा, एक बैंक कार्ड निकाला और अथर्व को देते हुए बोला। उसका लहजा अब काफी विनम्र था। डॉक्टर अथर्व, मेरे पिता को बचाने के लिए शुक्रिया। ये 50 लाख रुपये हैं, कृपया रख लीजिए। अथर्व ने हाथ नहीं बढ़ाया, ठंडे स्वर में बोला, पैसे माफ कर दीजिए, कृपया चले जाए। वैद्य त्रिवेदी का क्लिनिक छोटा है, आप जैसे बड़े लोगों के लिए नहीं है। आगे से कभी मत आइए, अगर आए भी तो हम सेवा नहीं करेंगे। वैद्य त्रिवेदी ने हैरानी से अथर्व को देखा। 50 लाख रुपये? 50 लाख में तो 200 गज का मकान आ सकता है, और अथर्व ने इतनी आसानी से ठुकरा दिया। कितना शानदार है। इससे भी जरूरी बात, अथर्व वैद्य त्रिवेदी के क्लिनिक और उनके लिए खड़ा हुआ था। खुशी, जो अभी तक देख रही थी, उसकी आंखें चमक रही थीं। वो अथर्व को बिना छुपावट के प्रशंसा से देख रही थी। कितना मर्दाना है। सिंघानिया ने भौहें सिकोड़ी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि 50 लाख ठुकरा दिए जाएंगे। इससे भी जरूरी बात, अथर्व ने उसे बेरहमी से फटकार लगाई थी। अथर्व मुस्कुराया। सिंघानिया ने अथर्व को घूरा। उसकी नजरें तेज चाकू की तरह थीं। उसका अधिकारी वाला रुबाब चारों तरफ फैल रहा था। क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? मेरे बात करने के तरीके में क्या दिक्कत है? सिंघानिया ने अथर्व को ठंडी नज़रों से देखा। क्या तुम्हें पता है कि मेरे एक शब्द से कल ये क्लिनिक बंद हो सकता है? और फिर क्या मैं तुम्हारी चापलूसी करूं? तुम्हारे सामने हाथ जोड़ूं? अथर्व मुस्कुराया। उसके चेहरे पर हल्का तिरस्कार था। मैं जानता हूं कि तुम अमीर हो, ताकतवर हो, या दोनों हो। तो क्या मैं तुम्हारा एहसान मानूं? सिंघानिया का चेहरा बदल गया। दोनों बॉडीगार्ड ने एक दूसरे की तरफ देखा और एक कदम आगे बढ़े, लेकिन सिंघानिया ने अपना दाहिना हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। घमंडी और अहंकारी। डॉक्टर अथर्व, कैसे पता तुम्हें कभी मेरी मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी? अथर्व ने शांति से कहा, क्या तुम भीख शब्द लिखना जानते हो? भीख का मतलब होता है दवा और इलाज की भीख।
समझे, अगर मैं तुमसे भीख नहीं मांगूंगा तो मैं नहीं मरूंगा, लेकिन अगर तुम मुझसे भीख नहीं मांगोगे तो तुम मर जाओगे। अगर मैंने अभी हाथ नहीं लगाया होता तो 15 मिनट में तुम्हारे पिता तुम्हारे सामने मर जाते। तुम्हारे अरबों रुपये का क्या फ़ायदा। सिंघानिया का चेहरा और ठंडा पड़ गया। इतने बड़े ओहदे पर बैठे हुए उसे किसी ने ऐसे बात नहीं की थी। वो कुछ बोलने ही वाला था कि पीछे से बुजुर्ग ने एक गहरी सांस ली और कमजोर स्वर में बोले, जुनवीर, माफ़ी मांगो। योजक चिन्ह जारी रहेगा। Thank you friends for watching.